आज की कहानी का नाम है गौना। भरत की माँ कह रही है, कल भरत नौकरी से वापस आ रहा है 1 महीने की छुट्टी पर। श्याम जी ने अपनी पत्नी शारदा को बताया। मुझे भी पता है, शारदा ने कहा। जब तुम्हें पता है तो भरत का गौना भी करवाना है, यह भी पता होना चाहिए। पिछले महीने समधी साहब जब आए थे तो वो भी गौने के बारे में ही पूछ रहे थे। श्याम जी ने कहा, देखो जी, मैंने आपको और आपके समधी दोनों को बता दिया है कि गौना तभी आएगा जब वो दहेज में 2 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल दे देंगे, नहीं तो इस जन्म में गौना नहीं आएगा। शारदा ने स्पष्ट किया, अरे भगवान, तू भी क्या बोल रही है? उन्होंने शादी पर दिया तो था, थोड़ा तो दीन ईमान की बात करो। श्याम जी ने थोड़ा उत्तेजित होकर कहा, देखो जी, आप बीच में ना पड़ो तो ही सही रहेगा। वह जमाना और था, अब अपना लड़का सरकारी अफसर है, इतना तो बनता है। शारदा ने कहा, वैसे भी उस पैसे का हम क्या करेंगे? वह सब तो उसकी लड़की ही तो लेगी। शारदा ने फिर स्पष्ट किया, शारदा तू अंदर से इतनी जहरीली है, मुझे पता नहीं था। श्याम जी ने कहा, आप कुछ भी सोचो और कुछ भी करो, पर मैं मानने वाली नहीं। अगले दिन भरत सुबह की ट्रेन से आ गया। इकलौता लड़का था श्याम जी का। बहुत प्यार करते थे, पर अपनी पत्नी से बहुत डरते थे। वह पुराने विचारों की लालची औरत थी, उसको समझाना बहुत मुश्किल था। भरत के आने से घर में रोज रौनक होने लगी। हर रोज कुछ नई फरमाइश होती खाने की। कहता बाहर का खाना खाकर तंग आ गया है, इसलिए अपने मन के हिसाब से बनवाएगा। शारदा को भी बुरा नहीं लगता था, लगी रहती थी रोज नए व्यंजन बनाने में। शारदा भरत को खुश देखकर बोली, बेटा, कल मेरी एक सहेली की लड़की आने वाली है, तो उसे जाकर स्टेशन से ले आना। माँ, एक काम कर, किसी और को भेज दे। मैं कल किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, शाम तक वापस आऊँगा। शारदा क्या करती, वह भरत को नाराज नहीं कर सकती थी। बोली, ठीक है बेटा, किसी और को भेज दूंगी। शारदा ने सोचा, चलो कल मिल लेगा उससे। यह शारदा की एक चाल थी। उसने अपनी एक सहेली से बात कर ली थी। वो लोग 10 लाख देने को राजी थे। इस बात से शारदा की लार टपक उठी थी, इसलिए उसने यह जाल बिछाया था। वह चाहती थी किसी तरह भरत उस लड़की के जाल में फंस जाए तो उसे एक बड़ी मुद्रा मिल जाएगी। वह लड़की, जिसका नाम सुमन था, दोपहर को आ गई। नहाने धोने के बाद सुमन को शारदा देवी ने उसकी भूमिका समझा दी। आप बिल्कुल चिंता ना करें आंटी जी, मेरे जाल से वह बच नहीं पाएगा। शाम को भरत आ गया। वह सीधे अपने कमरे में पहुंचा और लेट गया। तभी सुमन भी भरत के कमरे में सज धज कर पहुंच गई। उसको देखते ही भरत चौंक कर उठ बैठा। मोहतरमा, आप कौन? बिना दरवाज़ा खटखटाए मेरे कमरे में कैसे आई? भरत को नाराज देखकर सुमन ने माफ़ी मांगी। आइंदा भविष्य में वह यह गलती नहीं दोहराएगी। भरत ने इट्स ओके कहा, फिर अपने कमरे से बाहर चला गया। सुमन कोई ना कोई बहाना करके भरत का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करती, पर भरत कोई ध्यान नहीं देता। एक दिन जब भरत अपने कमरे में कोई किताब पढ़ रहा था, तभी सुमन ने दरवाज़ा खटखटाया। भरत ने अंदर आने को कहा। जैसे उसने सुमन को देखा तो उठकर बैठ गया। बोलिए, कैसे आना हुआ आपका? भरत ने पूछा। आपसे कुछ बात करनी है, सुमन ने बताया। ठीक है, बोलिए क्या बात करनी है? भरत ने कहा। भरत जी, मैं बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पाई हूँ। जब मेरे बर्दाश्त की हद हो गई तब जाकर मैं आपके पास आई हूँ। आप बेहिचक बताइए, भरत ने कहा। देखिए भरत जी, मैं एक लड़की जात हूँ, कुछ भी कहना मतलब अपनी इज्जत पर लेना होगा। पर आज मैं आपको बता कर रहूँगी, मुझे आपसे प्रेम हो गया है। कई दिन से उसी ऊहापोह में थी, कैसे कहूँ, पर आज हिम्मत करके कह दिया। सुमन की बात से भरत एकदम से चौंक गया। बोला, मोहतरमा, मैं आपके प्यार की इज्जत करता हूँ, पर मैं आपको बता दूँ कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी का नाम मांडवी है। देखिए भरत जी, आपकी बात सही है और मैं भी जानती हूँ, पर दिल के लिए इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। वैसे भी आपने उसे
देखा तो नहीं, यह बचपन की शादी थी। आज के समय में ऐसे रिश्तों को कौन मानता है, सुमन ने कहा। अपनी अपनी सोच है सुमन जी, कौन किस चीज़ को किस दृष्टिकोण से देखता है। मैंने चाहे उसे देखा हो या नहीं, पर मेरे हृदय के स्वपंदनों में वो आज भी रहती है। मेरे सपनों में आज भी आती है, नए चेहरे के साथ। मैं उसकी सूरत नहीं पहचानता, पर उसको अपने भीतर महसूस करता हूँ। मैं उसकी प्रतीक्षा आज भी करता हूँ। भरत की बात सुनकर सुमन बिल्कुल निरुत्तर हो गई, फिर वहाँ से चली गई। शाम को भरत छत पर अकेला खड़ा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। तभी श्याम जी भी ऊपर आ गए। कैसा है तू बेटे, श्याम जी ने पूछा। बिल्कुल ठीक हूँ बाबूजी, बस ठंडी हवा का मजा ले रहा था। आप कैसे हैं, भरत ने श्याम जी से पूछा। ठीक हूँ मैं भी, पर इस बुढ़ापे ने थोड़ा परेशान कर कर रखा है, श्याम जी ने हंसते हुए कहा। तब भरत भी हंसने लगा। तभी श्याम जी ने पूछा, तेरी छुट्टी कितने दिनों की है? अभी तो 20 दिन की बची है, भरत ने बताया। क्यों पूछ रहे हो बाबूजी, भरत ने पूछा। बस यूं ही, चाहता हूँ तू थोड़ी छुट्टी और बढ़ा ले, श्याम जी ने कहा। कोई काम है बाबूजी? नहीं रे, कुछ काम नहीं, बस चाहता हूँ थोड़ा समय और तुम्हारे साथ बिताऊं। ठीक है बाबूजी, कल ही मैं छुट्टी के अधिकारी से बात कर लेता हूँ। बेटे तुमसे कुछ बातें करनी थी, सोचता हूँ कहाँ से शुरू करूँ। अरे बाबूजी, कैसी बातें करते हो, मैं तो आपका बेटा हूँ, जहाँ से चाहो शुरू कर सकते हो। बेटे मैं चाहता हूँ तू कल जाकर बहू को ले आ, श्याम जी ने गंभीरता से बात कही। क्या हुआ पिताजी, भरत ने पूछा। बस यूं ही समझ ले, मेरी इच्छा थी बस। नहीं बाबूजी, कुछ ना कुछ बात जरूर है, मुझे बताइए। फिर श्याम जी ने सारी बात बता दी। तू अपनी माँ को जानता है, वह किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन बाबूजी, क्या मेरा अकेला जाना सही रहेगा? तेरी बात सही है, पर मैंने तुम्हारे ससुर से सब बात कर ली है। उन्होंने सारी तैयारी कर कर रखी है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यह बात तेरी माँ को नहीं पता चलनी चाहिए। ठीक है बाबूजी, मैं कल चला जाता हूँ, पर जब मैं वापस नौकरी पर चला जाऊँगा तब माँ उसे परेशान करेगी। फिर भरत ने चिंता जताई। उसकी चिंता तू मत कर, बस मैं सब संभाल लूँगा। जहाँ तू नौकरी करता है, क्या वहाँ कोई रहने की बढ़िया जगह नहीं है? है बाबूजी, बढ़िया शानदार सरकारी मकान है वहाँ, बस समझ सब हल हो गया, श्याम जी ने समझाया। तेरे जाने के कुछ दिन पहले मैं और तुम्हारे ससुर वहाँ जाकर सारी व्यवस्था कर देंगे। फिर दुल्हन के साथ तू सीधा वहीं चले जाना। जब सारा मामला शांत हो जाएगा तो मैं तुझे खुद बुला लाऊंगा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अगले दिन भरत सुबह माँ से बहाना बनाकर निकल गया। दोपहर तक वह शहर के बस स्टैंड पर पहुँच गया। वहाँ से ससुराल 1 घंटे की दूरी पर था। भरत स्टैंड पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। तभी एक 20-22 साल की लड़की अपनी माँ के साथ कुछ खरीद कर लौट रही थी। वह भी उसी बस के इंतजार में थी। थोड़ी देर में बस आई तो सब चढ़ने लगे। मैं बस में जल्दी से चढ़ गया। 3 वाली एक सीट मुझे खाली मिली। मैं चढ़कर बैठ गया। उन 2 माँ बेटी को सीट नहीं मिली थी। माँ की उम्र 50 के ऊपर थी। सामान भी काफ़ी था। लड़की ज़्यादा फुर्तीली थी। उसने सारा सामान ऊपर की सीटों पर रख दिया। फिर माँ को आगे करके खड़ी हो गई। जब बस चल पड़ी तो मेरी निगाह लड़की पर गई। वह गोरे रंग की बड़ी बड़ी आंखों वाली खूबसूरत लड़की थी। वह काफ़ी पढ़ी लिखी लग रही थी। काफ़ी लंबी चोटी उसने कर रखी थी। अचानक मेरी निगाह उसकी माँ पर गई। वह बहुत परेशान लग रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और मैंने उन्हें आवाज़ दी। उन दोनों ने घूमकर मेरी ओर देखा। बोली, रहने दो बेटा, मैं ठीक हूँ। मैंने ज़बरदस्ती उन्हें अपनी सीट पर बैठा दिया। उन्होंने आशीर्वाद से मुझे लाद दिया। बोली, बेटा, तुम्हारे जैसे लड़के अब कहाँ हैं? उस खूबसूरत लड़की की आंखों में भी मेरे लिए आदर झलक गया था। कुछ देर बाद माँ ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने उन्हें गांव का नाम बता दिया। वह खुश होकर बोली, हम भी वहीं जा रहे हैं। किसके घर जाना है? मैं उन्हें बताता, इससे पहले 2 सवारियों में
सीट को लेकर झगड़ा हो गया। बस बता नहीं पाया। थोड़ी देर में वह गांव आ गया जहां हमें उतरना था। पहले मैंने अम्मा और उस लड़की को उतरने दिया, फिर उनका एक एक सामान उतरवा दिया। बाहर एक लड़का जीप लेकर खड़ा था, शायद वह लड़की का भाई था। मैंने उसका सामान जीप में लदवा दिया। माँ ने मुझे भी जीप में बैठने को कहा, पर मैंने मना कर दिया। लड़की ने जीप में बैठने से पहले मुझे धन्यवाद कहा। मैंने भी अभिवादन में सिर झुका दिया। वो लोग चले गए तो मैं पास की चाय की दुकान पर चाय पीने बैठ गया। फिर मैंने उसी से पता पूछा तो कहने लगा कि आधा किलोमीटर दूर एक 10 घरों का गांव है, वहीं किसी से पूछ लेना, शंभूनाथ जी का घर बता देंगे। शंभूनाथ जी मेरे ससुर जी का नाम था। मैं अभी कुछ दूर पैदल चला था, तभी एक लड़के ने अपनी बाइक मेरे बगल में रोकी। बोला, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने ससुर जी का नाम बताया तो वह सब समझ गया। बोला, आपका नाम भरत जी है? हाँ, मैंने कहा। उसने झुककर मेरे पांव छुए। वह मांडवी का चचेरा भाई था। मुझे बाइक पर बैठा कर से उनके दरवाजे पर रोका। फिर वह सीधा मेरी अटैची लेकर शंभू जी की बैठक में ले गया। मैं वहीं पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया और वह समाचार देने भीतर चला गया। थोड़ी देर पूरे कुनबे को पता चल गया कि कुंवर साहब आए हैं। शंभू जी बहुत खुश हुए, हाल चाल पूछा। मैंने सब बता दिया अप्रोक्ष रूप में। वह बोले, मेरी बात श्याम जी से हुई थी, पर पता नहीं था आप आज आ जाओगे। चलो सही किया आकर। तभी मेरी सास जी आ गई। मुझे देखकर चौंक गई। मुझे उन्होंने पहचान लिया था। ना वो कुछ बोली उस संदर्भ में, ना मैं बोला। रात में मांडवी से मिलाने मेरी सलहज ऊपर छत पर ले गई। मांडवी अकेली छत पर बैठी हुई थी। सलहज मुझे छोड़कर सीधे नीचे चली गई। मैं धीरे धीरे चलता हुआ मांडवी के पास पहुंचा। उसने साड़ी पहनी हुई थी। चांद की रोशनी में वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने एक बार मुझे देखा और फिर शर्म से नजरें नीची कर ली। किसी ने उसके हृदय में यह बैठा दिया था कि मैं बहुत ही जटिल व्यक्ति हूँ, गंवाड़ू की तरह। इसलिए भय उसके चेहरे पर स्वाभाविक था। हर लड़की मन में एक राजकुमार की कल्पना करती थी। वह शायद मुझे पहचान नहीं पाई थी। फिर जब उसने मेरी आंखों में देखा तो वह चौंक कर खड़ी हो गई। आप ही थे बस? हाँ, मैं ही था। अब मन को भरोसा होने लगा कि राजकुमार ही है। उसे अपने भाग्य पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। मैंने धीरे से उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और बोला, चलना है तुम्हें मेरे साथ? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वह शर्मा कर मेरे कंधों पर झुक गई। कुछ बोली नहीं तुम? मैंने कहा, क्या कहूँ, तुम सब जानते हो। तुम जहाँ भी ले चलोगे मैं तैयार हूँ। मैंने भी अपना सिर उसके ऊपर झुका दिया। रात काफ़ी देर मैं उसके साथ रहा, पर मुझे पता नहीं चला। सुबह हो चली थी। वह एक बार फिर गले लगी, फिर चली गई। 2 दिन बाद उसे विदा कराकर मैं उसे घर ले आया। माँ ने घर सिर पर उठा लिया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ना था। वह मेरी धर्म पत्नी थी। कुछ दिन बाद मैं उसको लेकर मैं अपनी नौकरी पर चला जाने वाला था। दोस्तों, इस कहानी का यहाँ पर पहला भाग ख़त्म होता है। दूसरा भाग हम दूसरे वीडियो में सुनेंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे।